नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी आगामी एस्टेट परीक्षा में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि एस्टेट की परीक्षा में काफ़ी अच्छे लेवल की साइकोलॉजी पूछी जाती है। तो प्रत्येक प्रश्न का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, Which level of measurement is least used in education psychology? शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? तो ये यहाँ पर दे रखे हैं ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल स्केल, रेशो स्केल और इक्वल इंटरवल स्केल। ये क्या हैं? ये टूल्स ऑफ मेजरमेंट स्केल हैं। सबसे पहले जो आता है, जो सबसे कम यूज किया जाता है, जो लीस्ट यूज्ड, वो है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में वैसे तो आपने पढ़ रखा होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नॉमिनल स्केल में क्या होता है कि जस्ट जैसे कोई बच्चों का ग्रुप है, हम उनको पहचानने के लिए जस्ट एक नंबर दे दें, भाई तू एक नंबर लिख दिया, उसके पीछे या कुछ भी किसी को 2 नंबर दे दिया, किसी को 3, किसी को 4, जस्ट ऐसे ही बिना कुछ सोचे, बिना किसी पैमाने के। जैसे क्रिकेटर वगैरह की जो ड्रेस होती है उन पर नंबर होता है, जिसको हम आसानी से पहचान सकें। सेकंड नंबर पर आता है, वो होता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर से हम किसी को रैंकिंग दे देते हैं, जैसे भाई जो सबसे अच्छा खेलता है उसे 1 रैंकिंग, 2 रैंकिंग, 3 रैंकिंग, ऐसे इंटरवल होता है। और फिर फोर्थ पे आता है रेशो स्केल। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो सबसे कम यूज किया जाता है और जो सबसे कमज़ोर होता है वो होता है नॉमिनल स्केल, और जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और सबसे पावरफुल होता है वो क्या होता है? रेशो स्केल। ये आपको बस दोनों याद रखने, मोस्टली यही पूछा जाता है, सबसे पावरफुल कौन सा है और सबसे कम पावरफुल कौन सा है। तो नॉमिनल स्केल सबसे कम पावरफुल है और सबसे ज़्यादा पावरफुल है रेशो स्केल। अगला प्रश्न है, विच इज द मेन फिलोसफी ऑफ एनसीएफ 2005? तो क्या थी? ये सब बच्चों को रटा हुआ है, सो मुझे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा के बोझ को कम करना। अगला प्रश्न है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009? आरटी 2009 के अनुसार कौन सा सही नहीं है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड बिटवीन 6 to 14। तो ये बिल्कुल सही था। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। दूसरा है प्रोविजन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। जो आपके स्कूलों में आपने देखा होगा एसएमसी कमेटियाँ होती हैं, उसका प्रोविजन भी कहाँ है? राइट टू एक्ट 2009 में। थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीईई, नेशनल कमीशन फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी आरटी 2009 में था। अगला है मिनिमम 60 आवर्स ऑफ वर्क पर वीक फॉर ए टीचर। तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। कितने मिनिमम कितने घंटे होने चाहिए थे? 45 घंटे। अगला प्रश्न है, हु हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन? तो यदि आपसे जन्मदाता पूछा जाता है, फाउंडर पूछा जाता है एक्शन रिसर्च का, तो वो हैं कोर्ट लेविन। उसके बाद इन्होंने बंकिंगम ने भी काम किया था, स्टीवन एम कोरे ने भी किया था, लेकिन स्टीफन एम कोवे नाम का कोई भी भागीदाता नहीं था एक्शन रिसर्च में। इनमें से तो सी आएगा। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू विच पर्सपेक्टिव चाइल्ड डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट ए स्पेसिफिक एंड प्री अरेंज्ड स्कीम विद इन द बॉडी? किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट और
पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। जो शरीर का विकास होता है वो एक व्यवस्थित क्रिया में होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा सिफालोकॉडल, सिर से पैर की ओर और केंद्र से बाहर की ओर, प्रॉक्सिमोडल कहते हैं इंग्लिश में तो, और हिंदी में कहते हैं शायद शीर्षोन्मुखी, कुछ ऐसा नाम है। तो ये क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है कि व्यवस्थित क्रम में ही हमारे शरीर का विकास होता है। सबसे पहले हमारा सिर बनेगा, फिर अंत में पैर बनेंगे। सबसे पहले हमारी कोहनी पर कंट्रोल आएगा, फिर उंगलियों पर और हाथों पर आएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू द थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आपको बस ये याद करना है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में किसने काम नहीं किया। सबसे पहला है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने किया था। इब्राहिम मैस्लो ने नहीं किया था। इन्होंने क्या थी, मानवतावाद थ्योरी दी थी। अल्बर्ट बंडूरा ने किया था और लेव वाइगोस्की। तो आएगा इब्राहिम मैस्लो। Which method is not valid to study the role of heredity? आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? जुड़वा बच्चों का अध्ययन। बिल्कुल। क्या है कि यदि कोई जुड़वा बच्चे हैं तो हम उसमें क्या है कि हेरिडिटी की भूमिका पता लग सकते हैं कि एक ही बाप के दो बच्चे, इनमें कितनी समानताएं पाई जा सकती हैं। अभिभावक बालक विश्लेषण, बिल्कुल पेरेंट्स और चाइल्ड का विश्लेषण कर सकते हैं, जिससे कि हम हेरिडिटी की समानता असमानता देख पाए। अडॉप्टेशन स्टडी, इसमें भी हम यदि कोई बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है तो उसमें पता लग सकते हैं कि यदि कोई बच्चा अपने माँ बाप के द्वारा अडॉप्ट किया गया तो उसमें हेरिडिटी के गुण नहीं पाए जाते। पीयर ग्रुप स्टडी, इससे हेरिडिटी का कोई भी पता नहीं चलता। तो ये सही नहीं है। समवयस्क समूह अध्ययन, ये अध्ययन की थ्योरी सबसे बेस्ट है पढ़ने के लिए, जिससे कि अन्य बच्चों को सहायता मिल जाती है। अगला प्रश्न है, द ऑब्जर्वेबल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज टर्म एज। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो क्या कहा जाता है? व्यक्ति की वो विशेषताएं मीन्स दैहिक और मनोवैज्ञानिक, उन्हें कहा जाता है जेनोटाइप। क्या कहा जाता है? जीनोटाइप। वो विशेषताएं होती हैं जो व्यक्ति की न जीनोटाइप तो वो होता है जो व्यक्ति की जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, जो उसकी जैविक संरचना है, उसको प्रदर्शित करती है, उसे कहते हैं जीनोटाइप। दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को परिभाषित करे उसे कहते हैं फेनोटाइप। फेनोटाइप शब्द कहाँ से आया? फेनोमेना। उसके फेनोमेना को जो प्रदर्शित करे, फेनोमेना यही तो होता है दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को, उसकी जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल फेनोमेना है, तो उसे कहते हैं फेनोटाइप। जेनोटाइप किससे बना है? जेनेटिक से। जो उसकी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, जो उसकी जैविक संरचना है, उसको प्रदर्शित करता है। प्रोटोटाइप कहते हैं एक मॉडल जिसके कई और भी छोटे मोटे रूप हों, कहते हैं ये तो इसका प्रोटोटाइप है, मीन्स उसका मॉडल, उसका समरूप, उसे कहते हैं प्रोटोटाइप। यदि मैं कैरोटाइप की बात करूं तो ये भी संरचना हो, कैरोटाइप कहते हैं क्रोमोजोम्स का जो सेट होता है, कंप्लीट सेट क्रोमोजोम्स कुछ ऐसा है, उसे कहते हैं कैरोटाइप। अगला प्रश्न है, ये आपको याद रखने के बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, साइंस में भी आ जाते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, विच टेस्ट वाज क्रिएटेड बाय हेनरी ए मुर्रे एंड क्रिस्टीना डी मॉर्गन। मुर्रे और मॉर्गन ने कौन सा टेस्ट दिया था? सबको पता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट।
टेट किसने दिया था? मुर्रे एंड मॉर्गन ने। यदि मैं बात करूं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, तो ये किसने दिया था सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट? एबिंगहॉस ने। 16 पर्सनैलिटी टेस्ट किसने दिए थे? कैटल ने। पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट किसने दिया था? एबिंगो ना एबिंगोस एबिंगो नहीं, ऐसा ही नाम है कुछ, रेबिंगिंग या एबिंग, मुझे सही से याद नहीं आ रहा है। ये दिए थे। आप साइकोलॉजी को अगर बेटर करना चाहते हैं ना, पीजीटी और टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए तो आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, तीनों के लिए तो आप एनसीईआरटी की जो 11वीं और 12वीं की जो साइकोलॉजी है वो आप पढ़ सकते हैं। ये सारे प्रश्न एक ही पेज में हैं साइकोलॉजी के। में शायद चैप्टर का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें बहुत अच्छे से साफ साफ शब्दों में बहुत ही सरल भाषा में समझाई गई है। या फिर आप राजस्थान की साइकोलॉजी की क्लास पढ़ सकते हैं, 11वीं 12वीं की, और एनसीईआरटी, ये दोनों कर लो तो आपको बहुत हद तक हेल्प मिल जाएगी साइकोलॉजी को समझने में, पेडागोजी को समझने में। अगला प्रश्न है, विच फैक्टर इज नॉट रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड? न्यूट्रिशन, पोषण से ग्रोथ संबंधित होती है, हेल्थ से संबंधित होती है, स्लीप से संबंधित होती है, डोमिसाइल मीन्स अधिवास। तो उसका डोमिसाइल तो एक पहचान पत्र होता है, कहाँ रहता है वो, तो कौन सा नहीं है होगा? डोमिसाइल। तो बस इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 10 से आगे प्रश्न करेंगे। यदि हम सारा कंप्लीट इसमें करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यदि आप वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, और यदि कोई पार्ट आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।